नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आहूजा, एडिटर ऑफ लीगल बुक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था और ये जानकारी दी थी कि इंडियन कोर्ट्स में चेक बाउंस यानी डिसऑनर ऑफ चेक के पेंडिंग केसों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और डे बाय डे इसके और भी बढ़ने के चांसेस हैं। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार 1 सितंबर 2025 तक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चेक बाउंस के 6,50,283 मामले पेंडिंग है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1,17,190, जबकि कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2,65,985 केसेस पेंडिंग हैं। इतनी बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले कोर्ट्स और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रेशर के रूप में हैं। कुछ राज्यों में चेक बाउंस के मामले उस राज्य की कुल पेंडिंग केसेस का लगभग 50% है। दिल्ली में ये मामले कुल ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग केसेस का 49.45% है, 49.45%। इतनी बड़ी संख्या में केसों की पेंडेंसी को देखते हुए और इस तरह के केसों को जल्दी डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संजाबिज तारी SANJABIJ स्पेस तारी TARI वर्सेस किशोर KISHORE स्पेस S एस फॉर साउथ फुल स्टॉप स्पेस किशोर S बोरकर BORCAR के केस में 25/9/2025 को बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। इस केस में कोर्ट ने अपने लगभग 15 साल पहले के दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच के केस में दिए गए निर्णय में काफ़ी बदलाव करते हुए पार्टी यदि सेटलमेंट के लिए जल्दी तैयार होती हैं तो एक्यूज्ड को समझौता करने के लिए और केस को जल्दी समाप्त करने के लिए अदालतों द्वारा प्रोत्साहित करते हुए काफ़ी राहत दी गई है। ये गाइडलाइंस 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में कहा है कि आरोपी को समन भेजने में देरी केसेस को डिसाइड करने का मुख्य कारण है और कि चेक बाउंस मामलों में एक्यूज को सजा देने की बजाय कंप्लेंट करने वाले की पैसे की प्राप्ति सुनिश्चित करने और चेक को नकद भुगतान का भरोसेमंद विकल्प यानी रिलायबल अल्टरनेटिव बनाना मकसद है। इसीलिए चेक बाउंस के केसेस को जल्दी निपटाने के लिए और यदि केस की पेंडेंसी के दौरान पार्टीज के बीच में अगर समझौता होता है तो सेटलमेंट किए गए अमाउंट को जल्दी से जल्दी रिलीज करने और देरी से बचने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 वर्ष पहले के दामोदर एस प्रभु वर्सेस सईद बाबालाल एच के मामले में समझौते के लिए गाइडलाइंस बनाई थी। मैं पहले आपको वो गाइडलाइंस बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं समझौते के लिए पार्टीज को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच के केस में यह कहा गया था कि समन में ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एक्यूज पहली या दूसरी सुनवाई पर केस को सेटल करने का आवेदन कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो अदालत बिना किसी जुर्माने या किसी लागत के समझौते की अनुमति दे सकती है। और एक्यूज अगर इस स्टेज पर सेटलमेंट नहीं करता और आरोपी बाद में किसी स्टेज पर मजिस्ट्रेट के पास सेटलमेंट का आवेदन करता है तो अदालत आरोपी से चेक राशि का 10%
लीगल सर्विस अथॉरिटी या किसी अन्य अथॉरिटी में जमा करने की शर्त पर समझौते की अनुमति दे सकती है। यदि सेटलमेंट का आवेदन बाद में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में रिवीजन या अपील में किया जाता है तो आरोपी को चेक राशि का 15% कॉस्ट के रूप में जमा करना होगा, और यदि आवेदन सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है तो यह राशि 20% होगी। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 साल पहले दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच के केस में कहा था। लेकिन अब इस केस में करीब 15 साल के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछली गाइडलाइंस की जगह समझौते के लिए पार्टीज को एनकरेज करने और अदालतों पर चेक बाउंस के केसों को इतनी बड़ी पेंडेंसी को कम करने के लिए ये नई गाइडलाइंस दी हैं। और कहा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में चेक बाउंस के मामले अभी भी पेंडिंग हैं और पिछले कुछ वर्षों में इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दरें भी कम हो गई हैं। इसलिए सन 2010 की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक बाउंस के केसेस में सेटलमेंट यानी ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए ये गाइडलाइंस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 1 नवंबर 2025 से पहले लागू करनी होगी। दोस्तों, उम्मीद है सारी इस जजमेंट में दिए गए सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ये वीडियो लंबी बनने के चांसेस हैं, फिर भी मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डायरेक्शन को 1 बाय 1 पूरी तरह से बताता जाऊंगा, ताकि आप बाद में बाकी इश्यूज जो कि इस जजमेंट में डिसाइड किए गए हैं उनको वीडियो के अगले पार्ट में बाद में देख सकें। अब 1 नवंबर 2025 से ये नई गाइडलाइंस लागू होंगी। इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस लागू होंगी, जो इस प्रकार हैं। यदि आरोपी अपने डिफेंस एविडेंस दर्ज होने से पहले चेक की राशि का भुगतान कर देता है तो ट्रायल कोर्ट बिना कोई जुर्माना या कॉस्ट लगाए समझौते की अनुमति दे सकती है और एक्यूज्ड को कोई अतिरिक्त राशि भी नहीं देनी होगी। परंतु यदि आरोपी अपने डिफेंस एविडेंस दर्ज होने के बाद लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले चेक की राशि का भुगतान करता है तो मजिस्ट्रेट 5% अतिरिक्त राशि लीगल सर्विस अथॉरिटी या किसी अन्य अथॉरिटी को जमा करने की शर्त पर समझौते की अनुमति दे सकती है। इसके बाद यदि चेक के अमाउंट का भुगतान सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन के दौरान किया जाता है तो उस स्थिति में कोर्ट जो है 7.5% अतिरिक्त राशि और कॉस्ट के रूप में जमा करने की शर्त पर समझौते की अनुमति दे सकती है। और यदि अमाउंट का भुगतान सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है तो ये जुर्माना और कॉस्ट की राशि बढ़ जाती है, जो कि 10% तक होगी। इसलिए ये ध्यान रहे कि जितनी जल्दी समझौता होगा एक्यूज्ड को उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और कम जुर्माने और कॉस्ट की राशि देने में ही केस ख़त्म हो सकता है। और जैसे जैसे बाद की स्टेज पर अगर समझौता होता है तो उस केस में एक्यूज को ज़्यादा जुर्माना और कॉस्ट की राशि देनी पड़ सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में ये भी कहा कि कॉस्ट लगाने की ये गाइडलाइंस मुकदमे की शुरुआती अवस्था में ही समझौते को प्रोत्साहित यानी एनकरेज करने के लिए है, ताकि कोर्ट का समय बचाया जा सके। अदालत ये अमाउंट मामले की परिस्थितियों के अनुसार घटा सकती है, बशर्ते के लिखित कारण रिकॉर्ड किए जाएं। बोनाफाइड लिटिगेंट्स यानी सच्चे पक्षकारों को अपने मामले को तर्क संगत अंत तक ले जाने का अधिकार है।
ये भी कहा गया कि जब कानून में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती तब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय के लिए ऐसी गाइडलाइंस बना सकता है। यदि एक्यूज्ड ऊपर बताए गई गाइडलाइंस के अनुसार भुगतान करने के लिए तैयार होता है तो अदालत पार्टीज को समझौते के लिए यानी सेटलमेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। लेकिन यदि कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति या वित्तीय संस्था यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेक की राशि के अलावा पूरे लोन की राशि या अन्य बकाया रकम की मांग करते हैं तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को दोष स्वीकार करने प्लीड गिल्टी का सुझाव दे सकता है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 255(2) या 3 या नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 278 तथा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत भी राहत दे सकता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत न्यायालय की कुछ पावर्स हैं, जिसमें कुछ अपराधियों को चेतावनी देने के बाद रिहा और कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण पर परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पर और कुछ अपराधियों से कंपनसेशन और कॉस्ट की वसूली कर के रिहा किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चेक बाउंस के केसेस के अंतर्गत की गई कार्रवाई मूल रूप से एक सिविल प्रोसीडिंग यानी दीवानी कार्रवाई होती है और इसमें पार्टीज को अपनी इच्छा से समझौता करने की पूरी आज़ादी होती है। इस प्रकार का समझौता न केवल चेक बाउंस केसेस के अंतर्गत चल रही कार्रवाई को समाप्त कर सकता है, बल्कि इस कानून के तहत एक्यूज्ड को सजा के मामलों में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का लाभ प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए नोटिस ऑफ डिमांड का एक्यूज द्वारा रिप्लाई ना देने का क्या केस पर इफेक्ट होता है, ये पॉइंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिसाइड किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब एक्यूज सेक्शन 138 के तहत जारी डिमांड नोटिस का उत्तर नहीं देता तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता का क्लेम सही और विश्वसनीय है। जब नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता तो ये मान लिया जाता है कि संबंधित चेक देनदारी यानी कर चुकाने के लिए जारी किया गया था। सम्मन सर्व करने के तरीके और रूप के बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंसिंग मामलों की भारी संख्या में पेनेंसी और इस धारणा के मद्देनजर कि चेक बाउंस की शिकायत में एक्यूज को सम्मन देने की प्रक्रिया मुकदमेबाजी में देरी का मुख्य कारण है। इसके साथ ही यह बात भी कि सजा बदले यानी प्रतिशोध का माध्यम नहीं है, बल्कि राशि का भुगतान और चेक द्वारा पेमेंट करने की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का साधन है। इसलिए सभी चेक बाउंस के मामलों में सम्मन केवल निर्धारित सामान्य तरीके से सर्व ना किए जाएं, बल्कि इसे दस्ती भी शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं एक्यूज्ड को सर्व किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ऑर्डर इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई मामले मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी महानगरीय शहरों में वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज होते हैं जो जरूरी नहीं कि उस एरिया में रह रहे हों जहां शिकायत दाखिल की गई है। ट्रायल कोर्ट्स को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 64(1) और 2 और 530(1) और संबंधित नियमों जैसे दिल्ली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट रूल्स 2025 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन की सर्विस करनी चाहिए। शिकायतकर्ता को शिकायत दाखिल करते समय एक्यूज्ड के ईमेल, मोबाइल नंबर और
या व्हाट्सएप और मैसेजिंग एप्लीकेशन की जानकारी एक एफिडेविट के साथ देना आवश्यक है, जिसमें कि वेरीफाई किया गया हो कि सारे पार्टिकुलर्स एक्यूज से रिलेटेड हैं। शिकायतकर्ता को कोर्ट के समक्ष सम्मन की एक्यूज को सर्विस हो चुकी है, इसका भी एफिडेविट जमा कराना होगा। और यदि एफिडेविट झूठा पाया जाए तो कोर्ट शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस में समरी ट्रायल को सम्मन ट्रायल में बदलने से पहले पर्याप्त और ठोस कारण दर्ज कराने जरूरी हैं। साथ ही ट्रायल कोर्ट को केस में कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेने के बाद शुरुआत की स्टेज में प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 251 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 274 के अंतर्गत 274 के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछने की इजाज़त दी गई है। कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वे एक्यूज और उसके वकील की उपस्थिति में आदेश पत्र यानी ऑर्डर शीट पर उन प्रश्नों के उत्तर दर्ज करें और उसके बाद ये तय करे कि मामला समरी ट्रायल के रूप में चलाया जा सकता है या नहीं। इस प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय राजेश अग्रवाल वर्सेस स्टेट, जो कि डिसाइड हुआ है 28 जुलाई 2010 को, इसके अनुसार ट्रायल कोर्ट को संज्ञान यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद प्रारंभिक स्टेज में नीचे बताए गए या इस प्रकार के उपयुक्त प्रश्न पूछने की इजाज़त होगी। जैसे एक, क्या आप स्वीकार करते हैं कि दिया गया चेक आपके खाते से संबंधित है, हाँ या नहीं। नंबर 2, क्या आप स्वीकार करते हैं कि चेक पर सिग्नेचर आपके हैं, हाँ या नहीं। नंबर 3, क्या आपने ये चेक शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट को जारी किया था या दिया था, हाँ या नहीं। नंबर 4, क्या आप स्वीकार करते हैं कि चेक जारी करते समय आपकी शिकायतकर्ता पर कोई पेमेंट देने की लिएबिलिटी यानी दायित्व था, हाँ या नहीं। नंबर 5, यदि आप दायित्व यानी लिएबिलिटी से इनकार करते हैं तो कृपया अपना बचाव स्पष्ट रूप से बताएं। जैसे ए, चेक केवल किसी सिक्योरिटी के लिए दिया गया था। बी, कर्ज पहले ही चुका दिया गया है। चेक नंबर सी, चेक में चेंज या उसका मिसयूज किया गया है। डी, अन्य कोई डिटेल यानी विवरण हो तो दें। नंबर 6, क्या आप केस के इस चरण में सेटलमेंट यानी समझौता करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। कोर्ट एक्यूज और उसके वकील की उपस्थिति में उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर ऑर्डर शीट में दर्ज करेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि क्या मामला समरी ट्रायल के लिए उपयुक्त है या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केसों को जल्दी निपटारा करने के लिए और देरी को टालने के लिए ये नीचे बताई गई डायरेक्शन भी इस जजमेंट में दी हैं। जैसे कि क्योंकि फिजिकल कोर्ट रूम प्रत्यक्ष और अनौपचारिक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं जो केसेस को शुरुआत में निपटाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करना है कि सम्मन सर्व होने के बाद मामलों को फिजिकल कोर्ट के सामने रखा जाए। पर्सनल अपीयरेंस यानी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट केवल उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जहां परिस्थितियां वास्तव में इसकी मांग करती हैं। हालांकि सम्मन सर्व होने से पहले मामले को डिजिटल कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए रख सकते हैं। जहां भी चेक बाउंस के मामले इवनिंग कोर्ट में शाम की कोर्ट्स में सुने और निपटाए जाने की अनुमति है, हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक की राशि की लिमिट यानी सीमा रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी हो। उदाहरण के लिए दिल्ली में इवनिंग कोर्ट का अधिकार क्षेत्र उन मामलों तक सीमित है जहां चेक की राशि सिर्फ 25,000 रुपये से अधिक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25,000 रुपये की लिमिट बहुत कम है। हाई कोर्ट को तुरंत व्यावहारिक दिशा निर्देश जारी कर वास्तविक धनराशि सीमा तय करनी चाहिए। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को चेक बाउंस के मामले की पेंडेंसी और प्रोग्रेस को दर्शाने वाला एक समर्पित डैशबोर्ड बनाए रखना चाहिए। इस डैशबोर्ड में अन्य बातों के साथ साथ टोटल केसेस की पेंडेंसी, मासिक निपटान की दर, निपटाए गए या समझौता किए गए मामलों का प्रतिशत, एवरेज नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट पर केस और पेंडिंग मामलों का स्टेज वाइज ब्रेकअप यानी चरणवार विवरण शामिल होना चाहिए। उक्त अधिकार क्षेत्रों के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस चेक बाउंस के मामलों को संभालने वाले मजिस्ट्रेट के कार्य की मासिक समीक्षा करेंगे और इसकी एक संयुक्त क्वार्टरली यानी त्रैमासिक रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया गया कि वे प्रशासनिक पक्ष पर एक समिति का गठन करें जो पेंडिंग केसों की निगरानी करे और चेक बाउंस के मामले के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करे। ये समितियां कम से कम महीने में एक बार बैठक करें और ये विचार करें कि अनुभवी मजिस्ट्रेटों को चेक बाउंस के मामलों को सौंपा जाए। साथ ही मीडिएशन, लोक अदालतों और दूसरे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म यानी अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा दिया जाए। जजमेंट में यह भी कहा गया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विशेष ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा सिक्योर QR कोड या UPI लिंक के माध्यम से बनाएंगे और उसको लागू करेंगे और सम्मन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि अक्यूज्ड को चेक के अमाउंट का भुगतान शुरुआत में ही सीधे ऑनलाइन लिंक के माध्यम से करने का ऑप्शन अवेलेबल है। कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता को भी इस पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और धन प्राप्ति की पुष्टि होने पर कोर्ट सेटलमेंट के तहत पेमेंट को शिकायतकर्ता को रिलीज करेगी और मामले को क्लोज करने का ऑर्डर जारी करेगी। इस तरह की कार्रवाई मामलों का शुरुआती स्टेज में ही समाधान सुनिश्चित करेगी और मामलों के जल्दी से जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस जजमेंट में यह भी डिसाइड किया गया कि कंप्लेंट किस फॉर्म में होनी चाहिए और कंप्लेंट की कंटेंट यानी कंप्लेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी हैं ताकि केस को जल्दी डिसाइड किया जा सके और देरी को टाला जा सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेक बाउंस मामलों के अत्यधिक लंबित होने को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि प्रत्येक चेक बाउंस की शिकायत एक संक्षिप्त विवरण यानी साइनोप्सिस के साथ होनी चाहिए जिसे इंडेक्स के तुरंत बाद और फॉर्मल कंप्लेंट यानी औपचारिक शिकायत से पहले रखा जाना चाहिए। ये फॉर्मेट आप जजमेंट में चेक कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जजमेंट लिंक के नीचे दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करते ही इस जजमेंट की कंप्लीट ओरिजिनल कॉपी इंग्लिश PDF में फाइल में खुल जाएगी। आप उसको और क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन यानी नगद लेन देन के बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शन दी है और कहा है कि धारा 139 के तहत प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट यानी ये मान लेना कि चेक किसी कर्ज के लिए दिया गया था 20,000 रुपये से अधिक की राशि पर भी लागू होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 20,000 रुपये से अधिक की नगद लेन देन का कर्ज जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 269 269 SS
का उल्लंघन करता है, वह भी लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट यानी कानूनी रूप से वसूली योग्य ऐसा कर्ज या देनदारी जिसका भुगतान कानूनी तौर पर किया जाना जरूरी है और जिसे अदालत के जरिए वसूला जा सकता है। लेकिन सेक्शन 269 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का उल्लंघन केवल सेक्शन 271 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत दंडनीय है, क्योंकि ना तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 269 और ना ही सेक्शन 271 में यह कहा गया है कि इसका उल्लंघन होने पर कोई लेन देन अवैध, अमान्य या कानूनी रूप से शून्य हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 269 का कोई उल्लंघन चेक बाउंस के मामले के लेन देन को अमल योग्य होने से रोक नहीं सकता और ना ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 118 और 139 के तहत प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट को रिबूट यानी खंडित कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसे धारक या भुगतान प्राप्तकर्ता मान लिया गया है केवल निर्धारित की गई पेनल्टी का हकदार होगा। इसलिए यह कहना कि 20,000 रुपये से अधिक की कोई भी लेन देन गैर कानूनी और शून्य है और इसलिए लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट यानी कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण की परिभाषा में नहीं आती, स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट APS फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शक्ति इंटरनेशनल फैशन लिंकर्स की जजमेंट से केवल ये निष्कर्ष निकलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के तहत प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट को रिबूट यानी उसका खंडन किया जा सकता है और जब एक्यूज प्रिजम्पशन को खंडित कर देता है तो जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर वापस चली जाती है कि वह अपने चेक का अमाउंट को देने की क्षमता को प्रूव करे, विशेष रूप से जब ये नगद कर्ज देने का मामला हो। यह निर्णय कहीं भी नहीं कहता कि चेक के डिसऑनर होने के मामलों में नगद ऋण के बदले प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट यानी लागू नहीं होता। यानी इस तरह के केसेस में भी ये माना जा सकता है कि चेक किसी कर्ज के लिए ही दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कुछ हाई कोर्ट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 118 और 139 में शामिल प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड कंसीडरेशन अंडर सेक्शन 118 एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट अंडर सेक्शन 139 का पालन नहीं कर रहे हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई को अन्य सिविल रिकवरी कार्रवाई मानते हुए शिकायतकर्ता को पूर्ववर्ती डेप्ट या लेबिलिटी साबित करने का निर्देश दे रहे हैं और इस कारण से भी मुकदमे को डिसाइड करने में देरी हो रही है। ये संसद के आदेश के विपरीत भी है, अर्थात ड्रावर और बैंक को चेक का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा चेक ड्रावर पेमेंट पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट यानी ये मान लेना कि चेक किसी कर्ज के लिए दिया गया था को आरोपी द्वारा खंडन रिबूटल करने का क्या आधार है, ये पॉइंट भी इस जजमेंट में डिसाइड किया गया है। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक्यूज्ड शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत एविडेंस का उपयोग करके भी लीगली एनफोर्सेबल डेप्ट यानी लिएबिलिटी के अस्तित्व के संबंध में प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट यानी ये मान लेना कि चेक किसी कर्ज के लिए दिया गया था के अनुमान को खंडित यानी रिबूट कर सकता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा इंटरिम अमाउंट डिपॉजिट करने के ऑर्डर देने की ज़रूरत के बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी ट्रायल कोर्ट को उचित लगे उसे अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सेक्शन 143A के तहत जितनी जल्दी हो सके इंटरिम अमाउंट जमा करने का आदेश देना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को इस शक्ति का प्रयोग उस
उस उचित समय पर करना चाहिए ताकि मामला सही और समय पर निबट सके और केस को डिसाइड करने में देरी को टाला जा सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट यानी ये मान लेना कि चेक किसी कर्ज के लिए दिया गया था का खंडन करने के लिए ये दलील कि साइन किया हुआ ब्लैंक यानी खाली चेक शिकायतकर्ता और फ्रेंड को बैंक से लोन प्राप्त करने में सहायता करने के लिए दिया गया था अविश्वसनीय और हास्यास्पद है। ये कहना मजाक करने जैसा है कि बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा चेक दिखाएगा जो ऐसे अकाउंट से जारी किया गया है जिसमें पर्याप्त धनराशि ही नहीं है। अतः एक्यूज का यह बचाव अविश्वसनीय है। एक्यूज द्वारा कंप्लेनेंट को चेक दिए जाना स्वीकार करना के प्रभाव पर एक्यूज द्वारा कंप्लेनेंट को चेक दिए जाना स्वीकार करने के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अभियुक्त द्वारा चेक के एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उक्त चेक कंसीडरेशन यानी प्रतिफल के लिए बनाया गया था और ये धारणा उत्पन्न होती है कि चेक के धारक ने चेक को एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज या लिएबिलिटी के निर्वाह के रूप में प्राप्त किया था। अर्थात एक्यूज के खिलाफ ये धारणाएं प्रबल हो जाती हैं जब वह चेक के एग्जीक्यूशन को स्वीकार करता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेप्ट यानी ये मान लेना कि चेक किसी कर्ज के लिए दिया गया था एक रिबूटल यानी खंडन करने योग्य प्रिजम्पशन है। इसका अर्थ यह है कि इसे चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस परिस्थिति में पहली जिम्मेदारी एक्यूज्ड यानी चेक के जारीकर्ता पर होती है कि वह यह साबित करे कि वह चेक किसी और भी कर्ज या लिएबिलिटी के निर्वाह के लिए नहीं था। इसके अलावा इस जजमेंट में यह भी डिसाइड किया गया है कि हाई कोर्ट की रिविजनल पावर का क्या स्कोप और लिमिट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा कि रिविजनल पावर का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट बिना किसी मनमानी के कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को उलट नहीं सकता। रिविजनल कोर्ट के लिए यह उचित नहीं है कि वह केस की एविडेंस को रीएनालाइज और रीइंटरप्रेट यानी पुनर्मूल्यांकन या पुनर्व्याख्या करे। हाई कोर्ट तब तक हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट ने जुरिस्डिक्शनल एरर यानी क्षेत्राधिकार की त्रुटि ना की हो, भले ही आदेश गलत हो। दोस्तों, इस तरह इस जजमेंट में ये सारे पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस समझ आ गई होंगी। आप इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को और गहराई से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट पढ़ सकते हैं। मैंने इस जजमेंट का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जजमेंट लिंक के नीचे दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करते ही इस जजमेंट की कंप्लीट ओरिजिनल कॉपी इंग्लिश PDF फाइल में खुल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही एक और इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट पर नया वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।